गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रंजीत सिंह ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने जो टीचिंग सब्जेक्ट है बीएड प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के अंदर रसायन विज्ञान इसका अध्ययन कर रहे थे। तो पीछे वाले वीडियो के अंदर अपने रसायन विज्ञान का जो टॉपिक है वो एक जो टेस्ट है उसके बारे में डिस्कस किया था। ऐसे टाइप जो टेस्ट थे ये निबंधात्मक जो परीक्षण था उसके बारे में अपने इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, आपने इसको देख लिया होगा। आज अपने उसी कड़ी के अंदर जो है परीक्षण ये पढ़ रहे हैं अपने। तो जो बच्चे का टीचर समय समय पर मूल्यांकन करता है, मूल्यांकन करने के लिए जो विधियाँ या तरीके अपनाता है तो उसमें जो परीक्षण वो यूज करता है तो उन परीक्षणों के बारे में अपने अध्ययन कर रहे थे। तो निबंधात्मक परीक्षणों के बारे में अपना पढ़ लिया है कि इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या कमियां हैं। उसके बाद आज अपना दूसरा यूनिट पढ़ रहे हैं क्लास बीएड केमिस्ट्री और साइंस में दोनों के लिए उपयोगी रहेगा। सब्जेक्ट है केमिस्ट्री या पेडागोजी ऑफ केमिस्ट्री रसायन विज्ञान और टॉपिक है ऑब्जेक्टिव टेस्ट या इसको अपने हिंदी के अंदर वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहते हैं। और इसके अंदर अपने ये दो टॉपिक में लिखे हैं दो शिक्षण बिंदु, एक तो वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की आवश्यकता और दूसरा वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में प्रयुक्त प्रश्न। तो ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया इसके अंदर। इसके बाद दो पॉइंट और है इसी के, वो भी डिस्कस करेंगे। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण है, ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट है, इसे क्यों उपयोग में लिया जाता है, ये कौन से प्रकार के जो टेस्ट है, इसमें किस प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो आपको ये पता है कि जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है या वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण है, इसके अंदर जो प्रश्न रखे जाते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, जिनका उत्तर या तो एक शब्द में होता है या फिर अपने कह सकते हैं 4 उत्तर वाले प्रश्न होते हैं, उसमें से 1 सही 3 गलत, या रिक्त स्थान की पूर्ति वाला फिल इन ब्लैंक्स हो सकता है, या ट्रू फॉल्स मतलब सही गलत वाला हो सकता है, या मिलान करने वाला हो सकता है। तो मतलब ऐसे छोटे छोटे जो उत्तर वाले प्रश्न होते हैं वो जो है जिस परीक्षण के अंदर रखे जाते हैं उसे अपने वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहते हैं और ऐसे प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। ठीक है, तो अब वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण है अपने यूँ कह सकते हैं कि वर्तमान के अंदर इन परीक्षणों का उपयोग सर्वाधिक हो रहा है। इन परीक्षणों को जो है अध्यापक जो है कक्षा में भी उपयोग करता है और विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें भी इनका ही उपयोग वर्तमान समय में किया जाता है। तो अपने यूँ कह सकते हैं कि वर्तमान युग के अंदर ये जो परीक्षण है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण है, ये नवीन प्रकार की परीक्षा इनको मानी जाती है और यह परीक्षण माने जाते हैं और इनका अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है। और ये जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण है ये मौखिक भी हो सकते हैं, लिखित भी हो सकते हैं। दोनों प्रकार से इनका उपयोग किया जा सकता है। कहने का मतलब मौखिक रूप से भी हो सकता है और लिखित रूप के अंदर भी हो सकता है। इसके अलावा प्रत्येक विद्यालय विषय के अंदर इनका उपयोग कर सकते हैं अपने भाई। विद्यालय विषय जैसे सामाजिक विज्ञान है, हिंदी है, गणित है, संस्कृत है, पंजाबी है, मतलब जितने भी विद्यालय विषय होते हैं उन सभी विषयों के अंदर इन परीक्षणों का उपयोग जो है बड़ी आसानी से किया जा सकता है। अब ये जो परीक्षण है इनको अध्यापक निर्मित करता है, इसलिए इनको अध्यापक निर्मित परीक्षण भी अपने कह सकते हैं। अध्यापक इनका निर्माण जो है करता है और फिर बच्चों से जो है उनके ज्ञान की जांच करने के लिए ये जो है अप्लाई किए जाते हैं बच्चों पे। तो ये जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण है इनमें जो है उद्देश्य जो है वो पहले निश्चित कर लिया जाता है, पूर्व में निर्धारित होता है कि किस उद्देश्य के लिए पेपर बनाया जा रहा है। दूसरी बात, इसमें अध्यापक अपने अनुभवों के आधार पर उद्देश्य व आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इनका निर्माण समय करता है। एक तो जो है उद्देश्य और एक आवश्यकता, दोनों की पूर्ति पहले निर्धारित होती है कि किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जा रहा है, किस आवश्यकता की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। मतलब इसमें उद्देश्य पूर्व निर्धारित होते हैं, अध्यापक इनका निर्माण करता है। अध्यापक निर्मित परीक्षण भी अपने इनको कह सकते हैं।
ये तो वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के बारे में सामान्य सी जानकारी है जो आपको मैंने बताई। अब अपने इसमें पढ़ना क्या क्या है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के अंदर। पहले तो वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की आवश्यकता या कार्य। तो क्वेश्चन जो है वो दोनों प्रकार से पूछा जा सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण है इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, या से यह भी पूछा जा सकता है कि वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण होते हैं इनके क्या क्या कार्य हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के कार्य पूछ लेने का मतलब या इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है ये पूछ ले, दोनों का आंसर सही रहेगा। अब अपने इसके अंदर पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं आवश्यकता के अंदर कि वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की आवश्यकता क्यों पड़ती है या इसके कार्य क्या हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है सबसे पहला, यह छात्रों के सीखने तथा अध्यापक की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं। छात्रों के सीखने को प्रभावशाली बनाते हैं। छात्र इस परीक्षण के द्वारा जो सीखते हैं वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है क्योंकि पूरे सिलेबस का प्रतिनिधित्व ये करते हैं। और अध्यापक की प्रक्रिया को भी प्रभावशाली परीक्षण बनाते हैं। अध्यापक की प्रक्रिया प्रभावशाली रहती है क्योंकि वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण होते हैं वो जो है एक प्रकार से रोचक होते हैं। उसमें 4 उत्तर वाले प्रश्न हो सकते हैं या मिलान वाले। तो बच्चा जो है इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में रुचि भी ज़्यादा लेता है। तो ये जो है अध्यापक की प्रक्रिया को भी और छात्रों के सीखने को भी प्रभावशाली बनाने का कार्य करते हैं। दूसरा है ये जो परीक्षण है इनमें वस्तुनिष्ठता के कारण किसी भी शिकायत का अवसर नहीं मिल पाता। इनमें वस्तुनिष्ठता होती है मतलब इसमें जो उत्तर है वो निर्धारित होता है और उसको अपने कितने भी परीक्षकों से चेक करवा लें, ठीक है, और उसका आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा, वही रहेगा, जिससे बच्चों के अंकों में कोई अंतर नहीं आता है। मतलब इसमें वस्तुनिष्ठता पाई जाती है इन परीक्षणों के अंदर और वैधता भी पाई जाती है। इस कारण से जो परीक्षण है इसमें किसी प्रकार की त्रुटि या शिकायत की संभावना नहीं रहती है। इसके बाद ये जो परीक्षण है इनमें शिक्षा के उद्देश्यों को पहले निर्धारित किया जाता है। ये अपने भी बात की थी कि ये जो परीक्षण होते हैं पेपर होते हैं इसमें उद्देश्य पूर्व में निर्धारित कर लिया जाता है कि किस उद्देश्य के लिए ये पेपर जो है या परीक्षण है इनका निर्माण किया जाता है। तो पूर्व में निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर ये परीक्षण बनाए जाते हैं। टीचर पहले उद्देश्य निर्धारित कर लेगा कि किस उद्देश्य के लिए मैंने पेपर बनाना है, बच्चों के किस जो है ज्ञान का परीक्षण करना है। तो मतलब पूर्व निर्धारित उद्देश्य के आधार पर परीक्षणों का निर्माण किया जाता है, इसलिए ये अधिक सफल रहते हैं। अगला पॉइंट है फिर यह परीक्षण छात्रों की कमियों एवं कठिनाइयों का पता लगाकर उनके निदान का प्रयास भी करता है या उनके निदान के प्रयास में शिक्षक की सहायता भी करता है। बच्चों की जो कमियां हैं उनका पता लगाने में शिक्षक जो है सहायता करते हैं। तो उनकी कमियों का पता लगाने में सहायता करने के साथ साथ उनके जो निदान करने के लिए शिक्षक की सहायता करते हैं। मतलब उसका निदान कैसे किया जाए वो भी इन परीक्षणों के द्वारा शिक्षक को आसानी से पता चलता है और निदानात्मक कार्य किया जाता है। अभी अपने आगे ये जो परीक्षण चल रहे हैं ना वस्तुनिष्ठ परीक्षण के बाद एक है अपने पास लघु उत्तरीय, ठीक है, या अति लघु उत्तरीय परीक्षण। उसके बाद अपने पढ़ेंगे निदानात्मक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट। उसके बाद अपने पढ़ेंगे उपचारात्मक। तो वहाँ पर ये आ जाएगा। तो यहाँ अपने इसके डिटेल नहीं पढ़ रहे, तो सीधे ही आपने याद रखना है कि छात्रों की कमियां और कठिनाइयों का पता लगाकर उनका निदान करने में ये परीक्षण जो है सहायता करते हैं शिक्षक की। इसके बाद छात्रों का वर्गीकरण कर उन्हें स्तर प्रदान करना भी इस परीक्षण का मुख्य कार्य होता है। जब कभी छात्रों का वर्गीकरण करना होता है, क्लासिफिकेशन करना होता है परफॉर्मेंस के आधार पर अपने कह सकते हैं या अपने कह सकते हैं आईक्यू के आधार पर। तो अपने सीधा बच्चों को उनका आईक्यू टेस्ट करवा के या आईक्यू की रिपोर्ट है उसके आधार पे तो क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि अधिक आईक्यू वाला बच्चा भी जो है पढ़ाई के अंदर लापरवाही करके कमज़ोर रह सकता है और कम आईक्यू वाला भी अच्छी मेहनत करके आगे जा सकता है। तो फिर उसकी जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पर उनका वर्गीकरण कराया जाता है। परफॉर्मेंस के लिए ये परीक्षण जो है लिए जाते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों से बच्चे में नकल की संभावना कम रहती है। उसकी जो एक्यूरेट परफॉर्मेंस है मतलब उसको कितना ज्ञान है
उस विषय के बारे में उसका पता चल जाता है, जिससे बच्चों का वर्गीकरण आसानी से किया जा सकता है। ये तो था परीक्षणों के कार्य, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की आवश्यकता क्यों पड़ती है या इसके कार्य। ठीक है जी। अब इसके बाद अपना पॉइंट है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का प्रयुक्त परीक्षण। अध्यापक निर्मित या वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण है इसमें प्रश्न किस प्रकार के प्रयुक्त किए जाते हैं, मतलब इसमें जो प्रश्न रखे जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो ये अपने को डिस्कस करना है। कुछ प्रश्न इसके अंदर जो आपको पता है पहले से कि कौन कौन से होते हैं, हो सकता है कुछ प्रश्नों के प्रकार ऐसे हो जो वस्तुनिष्ठ में आते हैं और आपको ना पता हो। तो आज अपने एक एक करके सारे प्रश्न को पढ़ेंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही कहलाते हैं। कहने का मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न कई प्रकार के होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न को इंग्लिश के अंदर कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंदर भी कई टाइप होते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस वाला, ट्रू फॉल्स वाला, फिल इन द ब्लैंक्स वाला, है ना। तो अपने ये सारे पढ़ेंगे। कहने का मतलब अपने को पढ़ना है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के या प्रश्नों के प्रकार कौन कौन से। तो नंबर 1 है इसमें पुण्य स्मरण प्रकार के प्रश्न। रिकॉल टाइप आइटम इनको इंग्लिश में कहते हैं। पुण्य स्मरण वाले प्रश्न होते हैं जिसमें बच्चा जो पुण्य स्मरण अपने जो उसने अध्ययन कर लिया है उसका रिकॉल करवाने के लिए कुछ प्रश्न बनाए जाते हैं, जो उसने जो अध्ययन किया और पूरा में उसका रिकॉल बच्चा आसानी से कर सके। तो इस प्रकार के प्रश्न भी पुण्य स्मरण वाले जो प्रश्न है मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के अंदर ही आते हैं। इसमें जो है इन प्रश्नों की सहायता से बच्चे की धारणा शक्ति का मापन किया जा सकता है। बच्चे की किसी भी अपने कह सकते हैं विषय के प्रति, किसी भी शिक्षण बिंदु के प्रति, किसी टॉपिक के प्रति क्या धारणा है इसका पता अपने आसानी से लगा सकते हैं। और पुण्य स्मरण प्रश्नों के द्वारा जो श्रेष्ठ और कमजोर विद्यार्थियों का पता भी आसानी से लगाया जा सकता है। रिकॉल के अंदर वही बच्चा रिकॉल कर पाएगा पहले से पढ़ा हुआ जो अच्छी या उत्तम आईक्यू वाला होगा, जिसकी आईक्यू अधिक होगी, और जो मेहनत करने वाला होगा। जिसने एक बार पढ़ के छोड़ दिया है, दोबारा पढ़ा ही नहीं है, वो रिकॉल नहीं कर पाएगा, उसको पुण्य स्मरण करने में कठिनाई होगी। तो ये पुण्य स्मरण प्रकार के जो प्रश्न हैं ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का ही एक प्रकार करने का मतलब होते हैं। दूसरा इसके अंदर अब पुण्य स्मरण जो प्रश्न है इसके भी दो टाइप अपने बना सकते हैं। पुण्य स्मरण प्रश्नों को भी दो टाइप में बांटा जा सकता है या डिवाइड किया जा सकता है। तो पहला है साधारण पुण्य स्मरण प्रकार के प्रश्न, दूसरा है रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न। तो साधारण पुण्य स्मरण प्रकार के प्रश्न जो नॉर्मल होते हैं पुण्य स्मरण के प्रश्न, ठीक है, जैसे एक लघु वाक्य के रूप में प्रश्न होता है, ये एक छोटा लघु वाक्य होता है, प्रश्न उस रूप में होता है वाक्य के रूप में। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, ये हो गया साधारण या सामान्य पुण्य स्मरण प्रकार का प्रश्न, ठीक है। दूसरा है रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न। ये आपको पता ही है, रिक्त स्थान की पूर्ति वाले में वाक्य लिखा जाता है या कोई स्टेटमेंट लिखी जाती है, उसके बीच में खाली जगह छोड़ दी जाती है, ब्लैंक्स छोड़ दिया जाता है, जिसमें बच्चे को पढ़ना होता है कि इसके अंदर क्या आएगा, ठीक है। जैसे हमने क्या देखा, सल्फर डैश 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 में घुलनशील है, सल्फर डैश 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 या ब्लैंक्स में घुलनशील है। अब किसमें घुलनशील है, जो यहाँ जो बात आनी है वो बच्चा इसमें भरेगा। तो पुण्य स्मरण जो प्रश्न होते हैं रिकॉल वाले दो प्रकार के हो गए, सामान्य पुण्य स्मरण क्वेश्चन। सामान्य पुण्य स्मरण में अपने उदाहरण पढ़ा, इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, ये सामान्य पुण्य स्मरण थे, पीछे बच्चे ने पढ़ा होगा, उसके बारे में रिकॉल करेगा। दूसरा सल्फर रिक्त स्थान या डाटा में घुलनशील है, ये हो गया रिक्त स्थान पूर्ति वाला प्रश्न। पहला पुण्य स्मरण प्रकार के प्रश्न हुए। अब सेकंड प्रकार है प्रत्यभिमान प्रकार के प्रश्न। प्रत्यभिमान प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ये भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंदर आते हैं, इनको रखा जाता है। इन प्रश्नों में सही उत्तर को पहचानकर उसका उत्तर देना होता है। सही उत्तर जो है उसकी पहचान कर वो जो है लिखना होता है। यह परीक्षण भी वस्तुनिष्ठ बनाने में सहायक है। फिर भी इसकी आलोचना की जाती है क्योंकि यह अनुमान पर विशेष बल देता है।
क्योंकि इसमें बच्चे को उत्तर ज़्यादा दिए होते हैं, बच्चे को अनुमान के हिसाब से उसका उत्तर देना होता है। तो उसमें से सही की मतलब पहचान करके बच्चा उत्तर देता है। तो कई बार अनुमान जो है बच्चा अनुमान लगा करके वो अपना सही उत्तर कर जाता है, उसने नहीं पढ़ा होता तो भी। तो ये इसकी आलोचना होती है, मतलब इसको अच्छा नहीं माना जाता इस प्रश्न को। अब जो प्रत्याभिमान प्रकार के प्रश्न है जिसमें जो है सही उत्तर का चयन करके लिखना होता है, मतलब उत्तर दिए होते हैं प्रश्न के ज़्यादा, प्रश्न एक ही होता है उत्तर ज़्यादा दिए होते हैं, उसमें सही का चुनाव करके लिखना होता है। दो प्रकार के हो सकते हैं, एकांतर प्रत्युत्तर प्रकार के प्रश्न, बहुचयन प्रकार वाले प्रश्न। एक तो होते हैं एकांतर प्रत्युत्तर वाले प्रश्न और दूसरे होते हैं बहुचयन वाले, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। और एक होते हैं अल्टरनेट रेस्पॉन्स टाइप आइटम्स से होती है। तो जो एकांतर प्रत्युत्तर वाले प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्नों में एक कथन दिया जाता है जो कि सत्य या असत्य होता है, ट्रू फॉल्स होता है। मतलब एक लाइन लिखी होती है, कथन लिखा होता है, कुछ स्टेटमेंट दी होती है, वो या तो सही होती है या गलत। तो बच्चे को उसकी पहचान करनी होती है कि वो सही है या गलत है, इसके आधार पर उसको अपना उत्तर देना होता है। उसको कहते हैं एकांतर प्रत्युत्तर प्रकार के प्रश्न, ठीक है। उत्तर ज़्यादा दिए हुए बच्चे को सही उत्तर का चुनाव करना है, तो सही गलत वाला इसमें आता है एकांतर प्रत्युत्तर प्रकार के प्रश्न। दूसरा बहुचयन प्रकार वाले प्रश्न, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन जो है, बहुविकल्पात्मक प्रश्न जिनको कहते हैं, जिसमें एक प्रश्न के उत्तर एक से अधिक दिए होते हैं। प्रश्न एक होता है, उत्तर उसके ज़्यादा दिए होते हैं, तो बच्चे को सही उत्तर का जो है चुनाव करना होता है और उसको लिखना होता है। इसमें बच्चा जो है आइडिया से या अपने कह सकते तुक्का मार के भी प्रश्न का उत्तर सही कर सकता है। तो ये जो है प्रश्न, इसकी भी आलोचना की जाती है, इस प्रकार के प्रश्नों की भी। बहुचयन वाले जो प्रश्न है मल्टीपल चॉइस, तो इसमें बच्चा जो है, अब बहुचयन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब उत्तर ज़्यादा दिए होते हैं एक से, ठीक है। पहले वालों में तो क्या था, स्टेटमेंट एक ही थी, उसमें सही गलत की पहचान करनी थी। अब इसमें क्या है कि बहुचयन मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है, इसके टाइप दिए हुए हैं। मल्टीपल चॉइस मतलब जिसमें ऑप्शन है ज़्यादा, इसके टाइप हो सकते हैं। कितने प्रकार के ये प्रश्न, इनको 4 भागों में बांटा मल्टीपल चॉइस प्रश्नों को। अब देखो ऑब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट है उसमें जो क्वेश्चन रखे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का एक प्रकार है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, याद रखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का एक प्रकार है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होती है 4 प्रकार के। सबसे पहला है सरल बहुचयन प्रकार के प्रश्न। सामान्य सरल बहुचयन प्रकार के प्रश्न मतलब एक प्रश्न होता है, उसके 4 उत्तर दिए होते हैं। प्रश्न एक होगा, उसके 4 उत्तर होंगे, 3 उत्तर उसमें से गलत होंगे और 1 उत्तर उसमें सही होगा। बच्चा जो अपने विवेक से सही उत्तर का चयन करेगा, चुनाव करेगा। ये होते हैं सरल बहुचयन के प्रश्न, सिंपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दूसरा है तुलनात्मक बहुचयन के प्रश्न। तुलनात्मक बहुचयन के प्रकार के प्रश्नों में व्यक्ति जो प्रश्न के साथ सही उत्तर का चयन करता है, मतलब अपने मिलान करने वाले क्वेश्चन कह सकते हैं। एक साइड लिखे होते हैं प्रश्न, दूसरी साइड उत्तर, लेकिन आगे पीछे होते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर 3 नंबर पर लिखा हो सकता है, दूसरे वाले का 4 पे, तीसरे वाले का 1 पे, ऐसे मतलब क्वेश्चनों की सीरीज के सामने, क्वेश्चनों के सामने उत्तर लिखे होते हैं, लेकिन आगे पीछे करके लिखे होते हैं। तो वो तुलनात्मक बहुचयन के प्रश्न होते हैं, अपने उनको जो है आसानी से अलग अलग कर सकते हैं। इसके बाद अगला है वर्गीकरण बहुचयन के प्रश्न, क्लासिफिकेशन टाइप मल्टीपल चॉइस या वर्गीकरण बहुचयन प्रकार के प्रश्न। तो वर्गीकरण करना है जी, इसमें प्रश्नों में 5-6 शब्दों का एक समूह दिया होता है, जो शब्द के अनुसार अपने उपयुक्त न्यायों से नीचे रेखा खींच दी जाती है, ठीक है। कोई भी इसमें प्रश्न होगा, उसमें 5-6 शब्द का एक समूह दिया होगा, तो जो शब्द समूह के अनुसार उपयुक्त न्याय हो, जो शब्द जो है समूह के हिसाब से उपयुक्त न्याय हो, उसको काट दिया जाता है। जैसे आप उसमें अपने बैंकिंग तैयारी कुछ बच्चे करते हैं, तो वहाँ पर आता है मेंटल एबिलिटी के अंदर, है ना, तो एक रीजनिंग होती है। मेंटल एबिलिटी के साथ जो रीजनिंग होती है, उसमें कई बार 4-4 चीज़ें दी होती हैं, 3 एक जैसी एक अलग। जैसे मान लो कि उसमें दिया होगा गाजर, ठीक है, गाजर दिया होगा, गोभी दी होगी,
शलजम दिया होगा और एक आम दे दिया जाएगा। 3 तो सब्जियां हैं, एक फल है, अलग हो गया ऐसे करके। तो ये इसमें वर्गीकरण वाले के अंदर वो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। क्लासिफिकेशन करना होता है भी समूह में से कौन एक अलग है दूसरों से, तो वो इस प्रकार के प्रश्नों के अंदर आएगा। इसके बाद अगला है इसके अंदर इसका पुनर्व्यवस्थित बहुचयन प्रकार के प्रश्न, रीअरेंजमेंट टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस प्रकार के प्रश्नों में विद्यार्थी को किसी तथ्य को किसी निश्चित आधार को पुनर्व्यवस्थित करने को आ जाता है। पुनर्व्यवस्थित या रीअरेंजमेंट वाले प्रश्न, इसमें कोई जो है तथ्य दिया होता है, कोई वाक्य दिया होता है, कोई स्टेटमेंट दी होती है, तो उसको रीअरेंजमेंट करना होता है, पुनर्व्यवस्थित करके या फिर कह सकते हैं सही करके दोबारा से उसको लिखना होता है। वो मतलब या उसमें शब्द आगे पीछे हो सकते हैं या उसमें कोई और त्रुटि हो सकती है। तो रीअरेंजमेंट प्रकार के जो प्रश्न है या पुनर्व्यवस्थित करने वाले प्रश्न हैं वो भी अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार के अंदर ही रख सकते हैं। तो ये थे अपने जो बड़ा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दोबारा से मैं आपको नाम एक बार फिर से बता दूं, आपको याद रह जाए अच्छे से। जो बहुचयन या वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उसमें पहला था पुण्य स्मरण प्रकार के रिकॉल वाले प्रश्न। पुण्य स्मरण वाले प्रश्न फिर अपने 2 प्रकार के बढ़े, एक तो सामान्य पुण्य स्मरण और रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न। सामान्य पुण्य स्मरण और रिक्त स्थान की पूर्ति वाले। सेकंड अपने बड़ा प्रत्याभिमान प्रकार के प्रश्न। प्रत्याभिमान प्रकार के प्रश्न में अपने 2 बड़े, एकांतर प्रत्युत्तर प्रकार के प्रश्न और दूसरा बहुचयन प्रकार वाले प्रश्न। एकांतर पहला था एकांतर प्रत्युत्तर प्रकार के प्रश्न, दूसरा बहुचयन प्रकार वाले प्रश्न। इसके बाद अपने बड़ा अब जो बहुचयन प्रकार के प्रश्न थे मल्टीपल चॉइस, उसके भी टाइप थे आगे। ये ध्यान रखना, प्रत्याभिमान में दूसरा टाइप था बहुचयन वाले प्रश्न और बहुचयन वाले प्रश्न फिर आगे टाइप थे उसके, सरल बहुचयन प्रकार के प्रश्न, तुलनात्मक बहुचयन प्रकार के प्रश्न, वर्गीकरण बहुचयन प्रकार के प्रश्न और पुनर्व्यवस्थित बहुचयन प्रकार के, मतलब बहुचयन 4 प्रकार के बहुचयन में प्रश्न आगे। ये थे वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के प्रकार, मतलब वस्तुनिष्ठ परीक्षण में जो प्रश्न रखे जाते हैं वो ये प्रकार के हो सकते हैं। तो आज वीडियो के अंदर देखेंगे। इसके बाद अब वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के अंदर 2 पॉइंट रह गए। एक तो वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की विशेषताएं क्या होती है ना, इसमें क्या क्वालिटी है, प्रेशर या इसकी क्या विशेषताएं हैं। दूसरा अपने पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की सीमाएं या कमियां। कल भी बताया था हर परीक्षण के अंदर या हर प्रकार के प्रश्नों के अंदर कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ कमियां भी होती हैं, है ना। तो कुछ विशेषताएं भी होती हैं, कुछ सीमाएं भी होती हैं। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की क्या विशेषताएं हैं वो और इसमें क्या कमियां या सीमाएं हैं, ये अपने कल वाले वीडियो के अंदर देखेंगे। आज के लिए इतना ही है। आप इसको अच्छे से देख लेना, कोई समस्या लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ लेना। थैंक यू।